हेलो बच्चों आज आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का जो छठी क्लास है उसका विज्ञान का सैंपल पेपर करेंगे। तो देखें, इसमें पहले मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस किस अंक के आएंगे। तो आपके टोटल जो हैं 19 क्वेश्चन होंगे बच्चों। 19 में से 1 से 10 तक के क्वेश्चन जो हैं वह 1-1 अंक के होंगे। उसके बाद 11 से आपके 13वां क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन है वह 2-2 अंक के। और उसके बाद 14 से 16वें क्वेश्चन तक के 3 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के। फिर लास्ट में 17 से 19 तक के 3 क्वेश्चन आपके 5-5 मार्क्स के। तो इस तरह से ये कुल आपका 40 अंक का बनता है, यानी कि आपका जो पेपर है वह कितने अंक का होगा, 40 अंक का होगा। और इसमें आपको समय मिलेगा 90 मिनट का। ठीक है, तो चलो अब हम इस पेपर को शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये देखें, इसमें पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस जो हैं आपके, पहले 5 यानी 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके ऑप्शन वाले हैं, जिनमें आपको एक आंसर पे निशान लगाना है। ठीक है, तो देखें, इसमें पहला क्वेश्चन चालनी या जिसे हम छलनी कहते हैं, छन्नी। ठीक है, छन्नी जो होती है, छलनी जैसे मतलब आपकी मम्मी, तो बच्चों छन्नी हम किसे कहते हैं कि जैसे आपकी मम्मी घर पर घर आटा छानने में जो छलनी यूज़ करती हैं वही छन्नी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन लिखा है उसमें यही है कि छलनी में से या चालनी में से आटे में से चोकर क्या है, वो उसकी अशुद्धियाँ हैं, है ना। तो उसको पृथक करना मतलब उसको अलग करने की कौन सी विधि आप अपनाएंगे, है ना। तो वह विधि क्या कहलाएगी, वह विधि आपकी चालनी का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि वह चालन कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ आंसर आएगा आपका चालन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोहनी में कौन सी संधि पाई जाती है। तो जो हमारी कोहनी होती है बच्चों, कोहनी, ठीक है, कोहनी के साथ साथ हमारा घुटना जो होता है, इन दोनों में एक ही संधि पाई जाती है, सेम, जिसको कहते हैं हिंज संधि। ठीक है, क्योंकि ये एक ही तरफ हमारा जो कोहनी है या फिर हमारा जो घुटना होता है, आप देखेंगे कि उसको एक ही तरफ हम आगे को खोल सकते हैं, है ना, उसको हम पूरा मोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहाँ जैसे दरवाजे के कब्जों में हिंज लगे होते हैं, उसी से ये नाम पड़ा है हिंज। और जो मतलब कि जैसे दरवाजे जो होता है उसको हम एक ही साइड खोल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ भी बिल्कुल सेम उसी तरह से कोहनी में भी संधि है जिसको हम एक ही साइड घुमा सकते हैं, तो इसलिए हिंज संधि। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, इसका आंसर हो गया आपका हिंज। ठीक, तो ये पहला वाला आंसर। इसके बाद देखें, जो पदार्थ जल से हल्के होते हैं या भारी नहीं होते हैं वह जल पर तैरते हैं। तो यह आपको बताना है कि यह कथन सत्य है या नहीं है। ठीक है, तो जल पर तैरने वाले जो पदार्थ होते हैं, आपने खुद देखा होगा कि जो हल्की अगर लकड़ी है तो वह जल पर ऊपर तैरती है, नहीं तो वह अगर मान लो भारी आप कील को अगर डाल रहे हैं तो वह कील भी डूब सकती है ना, डूब जाती है पानी में। तो यह हल्की मतलब कि जो जल से भारी नहीं हो वह चीज़ ऊपर तैरेगी। ठीक है, तो कौन सी वस्तु ऊपर तैरती हैं बच्चों, जो जल से भारी ना हो। ठीक है, जल से भारी नहीं होनी चाहिए वह वस्तु, अगर भारी होगी तो वह उसमें डूब जाएगी, अगर जल से भारी नहीं है तो वह उसमें तैरेगी। ठीक है, तो तैरने के लिए क्या ज़रूरी है कि वस्तु का जल से भारी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये कथन देखो बिल्कुल सत्य है, तो इसका आंसर आ जाएगा हाँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, हाँ, कि जल से हल्के या जल से भारी जो वस्तुएं नहीं होती वह सभी जल पर तैरती हैं। ठीक, तो इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है बच्चों, पौधे मिट्टी से जल किस भाग द्वारा अवशोषित करते हैं। तो पौधे जो होते हैं ना बच्चों, वह जो जल है उसको अवशोषित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जड़, क्योंकि मिट्टी में क्या होती हैं, पौधों की जड़ी तो होती हैं, है ना। तो मिट्टी में से जल अवशोषित करने के लिए उन्हें किसका प्रयोग करना है, जड़ का। तो इसका आंसर क्या हो गया, ख, जड़। ठीक, अगला देखिए, निम्न वस्तुओं में सजीव पर निशान लगाएं। अब सजीव कौन होते हैं, जो सांस ले सकते हैं, बहुत सारे गुण हैं ना सजीवों के, तो जो चल सकते हैं, जो इधर से उधर गति कर सकते हैं, जो अपना जनन कर सकते हैं, है ना, तो वो सभी वस्तुएं सजीव हैं।
तो यहाँ पर देखें ऑप्शन में पत्थर, लकड़ी और ये बिल्ली, तो बिल्ली क्या है, सजीव हो गई, तो आंसर आपका बिल्ली हो गया। ठीक है, इसके बाद छठे में देखें हमारे भोजन में डैश लगाया हुआ है के अभाव से रतौंधी जिसे आँखों से अंधेरे में कम दिखाई देता है, वो है रोग जिसमें आँखों से अंधेरे में कम दिखाई दे उसको रतौंधी कहा जाता है ना। तो आपको बताना है कि जो रतौंधी जो होती है बीमारी है ना, वह किसके अभाव में होती है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, विटामिन ए। तो हमारे भोजन में अगर विटामिन ए की कमी होती है तो हमें रतौंधी हो सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, विटामिन ए। इसके बाद देखें समुद्र के जल से नमक जो जिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है, वाष्पन। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा वाष्पन। इसके बाद देखें किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं, मतलब वह परिवेश जिसमें पौधे, जंतु, अन्य जीव रहते हैं, तो वो क्या हो गया, उनका आवास है ना, रहने का स्थान जो हो गया उनका। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आवास। तो आवास को क्या कहते हैं बच्चों, रहने का स्थान। तो जीवों के रहने का स्थान को क्या कहा जाता है, आवास। तो आप यहाँ आंसर लिखेंगे आवास। ठीक है, तो क्या है ये, किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं, वह उनका क्या कहलाता है, आवास। ठीक, इसके बाद देखिए आगे, जीव अस्थियों और मांसपेशियों की सहायता से गति करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि इन दोनों की ही जरूरत होती है, तो ये हो गया हमारा सत्य। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका बच्चों, सत्य। तो ये हो जाएगा सत्य। अब ये अगला जो है ये भी सत्य असत्य है। तो देखो अगले में लिखा है घरों पर पनीर बनाने के लिए हस्तचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हस्तचयन से तो पनीर नहीं बन सकता है बच्चों, है ना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये हो गया आपका असत्य। तो आपको बता दें पनीर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, निसंयंदन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी बुक में बिल्कुल साफ एक पैराग्राफ में ये दिया हुआ है कि घर पर पनीर बनाने के लिए पहले क्या किया जाता है, उसमें दूध में नींबू डाला जाता है, नींबू से वह फट जाता है ना। जब वह फट जाता है तो उसको उबाल लेते हैं, मतलब कि उबालते हुए वह फट जाएगा और उसके बाद उसमें पानी अलग हो जाएगा और पनीर अलग हो जाएगा। फिर उसको क्या करते हैं, छान लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। तो फिल्टर करना ही क्या कहलाता है बच्चों, निसंयंदन। ठीक है, तो फिल्टर करने वाली जो विधि है आपकी कि हमने पानी में से उस पनीर को अलग कर लिया फिर, तो वह क्या है, निसंयंदन। तो पनीर को कैसे बनाया जाता है, निसंयंदन विधि से। ठीक है, तो अगला देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। इसके बाद जो आगे हैं हमारे, अब तक जो क्वेश्चन थे वह आपके ऑप्शनल वाले थे, छोटे क्वेश्चन थे। अब जो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, ये थोड़े आपके बड़े क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको मार्क्स के अनुसार अपने आंसर की लंबाई रखनी है, मतलब आपके आंसर में शब्दों को बढ़ा लेना है। ठीक है, तो पहले जो 3 क्वेश्चन हैं आपके 11वां, 12वां और 13वां, ये तीनों क्वेश्चन बच्चों आपके 2-2 मार्क्स के हैं, तो उसी हिसाब से आपने आंसर देना है। तो पहला है केंचुआ किस प्रकार गति करता है। तो केंचुए जो होते हैं बच्चों, उनको गति करने के लिए क्या होता है, उनके शरीर में पाँव तो होते नहीं हैं, है ना। आपने देखा होगा कि केंचुए जो होते हैं उनके शरीर में पाँव नहीं होते, तो क्या होती हैं, उनकी पेशियाँ ही होती हैं, है ना। तो जो पेशियाँ हैं उसमें ये कैसे गति करेगा कि इसकी जो पेशियाँ होती हैं वह बारी बारी से, मतलब एक बार वह विस्तरण करती हैं, विस्तरण मतलब पूरा फैल जाती हैं, विस्तरण और संकुचन। ठीक है, संकुचन मतलब संकुचित हो जाती हैं। ठीक है, संकुचन विधि के द्वारा, मतलब विसरण और संकुचन विधि के द्वारा इसकी पेशियां जो हैं वह अब बारी बारी से गति करती हैं। तो मेनली केंचुए की गति किससे होती है बच्चों, पेशियों से होती है, और वो भी विस्तरण और संकुचन विधि द्वारा। तो आप ये याद रखेंगे कि केंचुआ जो होता है उसके शरीर की गति पेशियों के बारी बारी से विस्तरण और संकुचन से होती है। इसके शरीर में और क्या होता है, शूक नाम के इसके शरीर में शूक होते हैं, जो इसके नीचे जो शरीर का भाग जो ज़मीन से टच होता है वह उससे उसकी पकड़ मजबूत बनाने में मदद करते हैं। तो भूमि से पकड़ को मजबूत बनाते हैं, भूमि से पकड़ मजबूत बनाते हैं, जिससे मतलब जब ये संकुचित हो रहा है, जैसे ये देखें ये जो है केंचुआ है मान लें, और इसका ये वाला हिस्सा जो ज़मीन से टच है वहाँ पर शूक होंगे उस वक्त, मतलब सारे में ही होते हैं शूक, पर जब ये ज़मीन से टच हुआ तो ये इसकी पकड़ मजबूत बनाएंगे। फिर इसका शरीर जो है यहाँ से, ये देखें आप, ये मुड़ा हुआ दिख रहा है, ये यहाँ से संकुचित हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये आगे बढ़ जाएगा,
तो इसका पीछे वाला भाग जो है वो संकुचित हो जाएगा और ये इसका विस्तरण हो जाएगा, ठीक है, ये फैल जाएगा। तो इस तरह से शूक जो हैं वो इसकी भूमि में पकड़ बनाने में मदद करते हैं और किस विधि से ये गति करता है, विस्तरण और संकुचन विधि से, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ का गुण कठोरता से आप क्या समझते हैं। अब पदार्थ जो होते हैं उनमें बहुत सारे गुण होते हैं, है ना, आपने अपनी बुक में पढ़ा है। जैसे पदार्थों में कठोरता होती है, कठोर होते हैं, ठीक है, उनमें चमक होती है, द्युति होती है, मतलब आपकी बुक में शब्द इसके लिए द्युति लिखा हुआ है, या फिर जिनमें चमक नहीं होती, द्युतिहीन जो होते हैं पदार्थ जो होते हैं तैरते हैं, है ना, या नहीं तैरते, या फिर पदार्थ जो हैं पारदर्शी होते हैं, कुछ अपारदर्शी होते हैं, कुछ पारभासी होते हैं। तो इस तरह से विभिन्न गुण आपकी बुक में इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं पदार्थों की, उसमें गुण बात कर रहे हैं कठोरता। तो कठोरता का मतलब क्या हो गया बच्चों, कठोरता का मतलब होता है कि जो हर चीज़ को हम दबाएं तो वह दबाए ना, जिस पे दाब ना लगे, ठीक है, जो दाब ना लगे जिस पर, या फिर दाब के लिए यहाँ वर्ड होता है संपीड़ित, ठीक है। तो आप वर्ड ये यूज़ करेंगे जिनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। कठोरता मतलब वह वस्तु जो संपीड़ित नहीं होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कठोर वस्तु। जैसे उदाहरण बात करें तो पत्थर, क्या पत्थर को आप दबा सकते हैं, वो दब के छोटा हो सकता है, नहीं ना। तो उस तरह से उदाहरण भी आपने इसके लिखने हैं। फिर पत्थर हो गया, इसके अलावा आप और भी दे सकते हैं, जैसे लकड़ी, मजबूत लकड़ी जो मोटा लट्ठा होता है उसको भी आप नहीं दबा सकते हैं, संपीड़ित नहीं कर सकते, ठीक है। तो पदार्थ का गुण कठोरता से मतलब क्या हुआ, वह वस्तु जो संपीड़ित नहीं होती है उसको हम कठोर वस्तु कहते हैं। जैसे उदाहरण पत्थर और लकड़ी, ठीक है। इसके बाद अगला शिरा विन्यास किसे कहते हैं। तो शिरा विन्यास जो होता है बच्चों, देखो पत्तियों में होता है, पत्तियों में आपने देखा होगा इस तरह से पतली पतली शिराएँ होती हैं, ठीक है। ये शिराएँ जो होती हैं इनका कुछ पैटर्न होता है, डिज़ाइन होता है, जिससे ये पत्तियों में होती हैं। तो इसी पैटर्न या डिज़ाइन को, ठीक है, उसको हम शिराओं से बनने वाले पत्तियों में डिज़ाइन या पैटर्न को शिरा विन्यास कहते हैं। तो किससे बनते हैं ये, शिराओं से। तो शिरा विन्यास शिराओं से ही बना होगा, है ना। तो शिराओं का बना हुआ पैटर्न या डिज़ाइन जो है वह शिरा विन्यास कहलाता है, ठीक। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में 14 से 16 तक के जो मार्क्स हैं वह 3 हैं। तो उसके अनुसार आपने आंसर को बढ़ा लेना है और आपका लंबे आंसर आएंगे। सजीव और निर्जीव 14वां क्वेश्चन है कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं के गुण लिखे हैं। आपने विभिन्न गुण, मतलब आप एक तरफ सजीव लिखें और फिर दूसरी साइड आप लाइन लगा के निर्जीव लिखें, ठीक है। इस तरह से आप उत्तर दें ताकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है, ठीक है। सजीव जैसे मैं एक आध बता देती हूँ आपको, बाकी आप अपनी बुक से देखें। जैसे सजीव जो हैं वह गति करते हैं, ठीक है। अब निर्जीव वस्तु तो गति नहीं करेगी। दूसरा, सजीव जो होते हैं प्रजनन करते हैं, ठीक। अब ये निर्जीव भी प्रजनन नहीं करेंगे। तीसरा, ये उद्दीपन जो होता है उसको महसूस करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पर अपनी बुक में से 5 कम से कम अंतर लिख लेने हैं, ठीक है। और उदाहरण भी साथ में देंगे। जैसे अब सजीव का उदाहरण क्या दे देंगे आप, मनुष्य, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी सजीव वस्तुएं हैं। और निर्जीव का उदाहरण क्या दे देंगे आप, निर्जीव में कैसा हो गया, पत्थर हो गया, या फिर लकड़ी हो गया, रबड़ हो गई, ये सारे आपके निर्जीव के उदाहरण हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर देंगे। इसके बाद है कंकाल जीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो कंकाल बच्चों क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कंकाल जो हमारे जो अस्थियों का ढांचा होता है, ठीक है, अस्थियों का ढांचा, हमारे शरीर की अस्थियों का ढांचा जो होता है उसको कंकाल कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, देखो अगर ढांचा ना हो, मतलब अस्थियां ना हो हमारे शरीर में, तो हमारी कोई आकृति ही नहीं होगी, है ना। आकृति हमें देता है, आकृति प्रदान करता है, ठीक है। और इसके अलावा हम ये गति करने में मदद करता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, ठीक। तो अगर आपकी अस्थियों का ढांचा ना हो तो आप सोचो कि आपके शरीर में केवल मांसपेशियाँ होंगी, और मांसपेशियों की सहायता से क्या आप चल फिर सकेंगे, नहीं चल सकते, है ना। तो इसलिए कंकाल जो है वो आपके शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे।
इसके बाद है पौधे में तने का क्या कार्य है। तो पौधे जो होते हैं उनमें आपने देखा होगा तने से ही पूरा पौधा जो है वह मजबूती से खड़ा रहता है। तो तना जो है वह क्या काम करता है, जैसे जड़ें जो हैं नीचे से जल जो है वो तने तक पहुंचाएंगी और तना जो है पूरे पौधे में उसको पहुंचाता है। इसके अलावा तना जल ही नहीं, ये क्या और भी पहुंचाता है, ये खनिज पदार्थ जो होते हैं उनको भी पूरे उसमें पौधे में पहुंचाता है, जड़ों से लेकर। ठीक है, इसके अलावा और क्या कार्य होता है तने का। देखो पत्तियां जो हैं प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाती हैं, तो वह भोजन भी नीचे जड़ों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तना करता है। ठीक, और इसके अलावा पूरे पेड़ को जो मजबूती से खड़ा रखता है वह भी कौन है, तना ही है ना। तो मजबूती से पूरे पेड़ को खड़ा रखने का कार्य भी किसका है, तने का। तो इस तरह से आप इसके 3-4 आंसर लिखेंगे, कार्य लिखेंगे। ठीक, अगला देखते हैं अब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अब ये आपका भाग 4 शुरू हो गया है जिसमें आपके लंबे आंसर हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ 5 मार्क्स के क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है बच्चों, इसलिए मैंने ना 2-2 भाग करके दे दिए हैं। 17 में 2 भाग हैं और 18 में 3 भाग हैं, और इसी तरह से 19 में भी 3 भाग हैं। 19 वाले क्वेश्चन में केवल आपने चित्र बनाना है कि यहाँ पत्ती, मूसला, जड़ और पुष्प का आपने चित्र बनाने हैं, ये तीनों। ठीक है, अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं। समांतर शिरा विन्यास और जालिका शिरा विन्यास में अंतर। तो समांतर शिरा विन्यास कौन सा होता है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि शिरा विन्यास का मतलब जो पत्तियों में इस तरह के पैटर्न होते हैं शिराओं के। ठीक है, अब ये देखें आप, ये सीधे सीधे बिल्कुल यहाँ शिराएं जा रही हैं, इसको कहते हैं समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, ये कौन सा है, समांतर वाला। अब समांतर जो आप देख सकते हैं, ऐसी पत्तियाँ किस किस की मिल सकती हैं, इसका उदाहरण लिखें तो जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, ठीक है, या घास हो गया, इन सब की पत्तियों में कैसा शिरा विन्यास है बच्चों, समांतर शिरा विन्यास है। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरे की बात करते हैं जालिका शिरा विन्यास की, तो जालिका शिरा विन्यास आप नाम से ही देख रहे होंगे कि जाल की तरह होगा, है ना। तो इस तरह से जैसे अगर हम पत्ती बनाएं और उसमें ये शिरा विन्यास में ये जो शिराएं हैं वह एक दूसरे को काटती होती हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, यह होता है जालिका रूपी शिरा विन्यास। अब इसका उदाहरण लिखें तो जैसे हो गया, आपने गुलाब का फूल की पत्ती देखी होंगी, है ना, बिल्कुल कॉमन चीज़ है, सब बच्चों ने देखी होगी। गुलाब हो गया या पीपल हो गया, ठीक है, इन सब के क्या होता है, जालिका शिरा विन्यास होता है। ठीक है, या बरगद का पेड़ हो गया। ठीक, तो इन सब का शिरा विन्यास कैसा है बच्चों, जालिका शिरा विन्यास। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखें। तो पुष्प के विभिन्न भाग जो होते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे पुष्प में विभिन्न भाग जो हो गए कि पहला तो हो गया आपकी पंखुड़ियाँ जो कलर्ड होती हैं, पंखुड़ियाँ कहते हैं उन्हें, पंखुड़ियाँ। ठीक है, इसके बाद जो ग्रीन कलर के नीचे होती हैं वह कहलाती हैं बाह्य दल। ठीक है, और इसके अलावा स्त्री केसर और पुंकेसर। ठीक है, ये मेनली भाग होते हैं पुष्प के। इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर के भी भाग आगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम। तो पोषक तत्व कौन कौन से हैं हमारे भोजन के बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, ये नाम आपको याद करने हैं बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ। ठीक है, खनिज, तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे पोषक तत्व हैं। अब इन पोषक तत्वों के विभिन्न कार्य होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे बात करें तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होते हैं वो हमें ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं। विटामिन जो होते हैं वह हमारे रोग प्रतिरोधक का काम करते हैं, एक तरह से हमें रोगों से बचाते हैं। और खनिज हमारे शरीर का पोषण में काम आते हैं। तो इस तरह से आपने विभिन्न पोषक तत्वों के नाम यहाँ पूछे हैं तो वो लिखने हैं। इसके बाद इसमें दूसरे भाग में पूछा है वह पोषक तत्व कौन सा है जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो ऊर्जा देने वाले हमारे शरीर के 2 हो गए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा।
ये दोनों ही पोषक तत्व हमारे भोजन से मतलब भोजन अगर हम लेते हैं उसमें हों तो ये हमें ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी और वसा भी, और याद रखेंगे कि ये हमारे शरीर को क्या देते हैं, ऊर्जा। इसके बाद है पोषक तत्व का नाम लिखें जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो अभी हमने बात करी, वह पोषक तत्व होता है प्रोटीन, जो हमारे शरीर की वृद्धि करने में हमें मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पूरा पेपर हो गया कि इसके 19वां क्वेश्चन में आपने चित्र बनाने हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप ये अपनी तैयारी करें, सारे प्रश्नों को याद करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, लाइक और कमेंट भी कर दें ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ ऐसे ही मिलते रहें। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब प्यारे बच्चों ज़रूर कर देना। धन्यवाद।